कहां तक? तो देखो आज बात करेंगे अपन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के अंदर जो एक बार सिलेबस है उसकी चर्चा कर लेते हैं अपन कि हमारे सिलेबस के अंदर क्या क्या है। क्या लिख रहे हो आप? हिंदी में? हिंदी का उतार रहे हो? आवाज आ रही है? मनीषा गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो देखो बात करेंगे, पहले तो सिलेबस की चर्चा कर लेता हूं मैं आपके, फिर शुरुआत करेंगे इतिहास की। राजस्थान इतिहास की चर्चा करने वाले हैं। इतिहास के सिलेबस की चर्चा करेंगे अपन। इतिहास के सिलेबस की चर्चा करने से पहले राजस्थान के इतिहास का जो पिताजी है उसके बारे में हमारे को पता होना चाहिए कि राजस्थान के इतिहास के पिताजी कौन है, जनक कौन है। तो सिंपल तरीके से अभी केवल सिलेबस की चर्चा करेंगे। तो याद रखना राजस्थान के इतिहास का जो जनक है, राजस्थान के इतिहास का जनक है कर्नल जेम्स टॉड। नाम सुना होगा आपने कर्नल जेम्स टोड का। तो राजस्थान के इतिहास का जनक कर्नल जेम्स टोड है। और इस कर्नल जेम्स टोड की जो बुक है, इस बुक का नाम था द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज। एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो देखो बात करेंगे अपन राजस्थान के इतिहास के जनक कौन है, कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड की बुक का नाम क्या है, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसके अलावा यही अपने काम में आने वाला है कर्नल जेम्स टोड। इसके बाद में अपन बात करेंगे जो इतिहास है। अच्छा, कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि कर्नल जेम्स टोड ने घोड़े पर सवार होकर राजस्थान के संपूर्ण इतिहास का संकलन किया था। इस कारण से कर्नल जेम्स टोड को अपन किसके नाम से जानते हैं? घोड़े वाले बाबा के नाम से जानते हैं। अब थोड़ी से सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं अपन कि राजस्थान के इतिहास की चर्चा करेंगे। और राजस्थान के इतिहास की अगर हम बात करना चाहते हैं तो इतिहास को हमने 3 कालों के अंदर बांटा है। कितने कालों में? इतिहास को हमने कितने कालों के अंदर बांट दिया? 3 कालों के अंदर विभाजित किया है। एस के गुड मॉर्निंग। इतिहास को 3 कालों के अंदर बांटा है। एक तो अपन बात करेंगे आपके प्राचीन इतिहास काल, एक अपन बात करेंगे आपके मध्यकालीन इतिहास, और एक अपन बात करेंगे आधुनिक इतिहास काल। इतिहास को कितने कालों के अंदर बांटा? 3, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। 3 कालों के अंदर अपन ने बांट दिया इतिहास को। तो कहने का मतलब है कि हमारा सिलेबस भी 3 कालों के अंदर ही बटा हुआ रहता है। जब भी कोई सिलेबस बनता है वो इन 3 कालों को माध्यम मानकर ही बनाया जाता है। तो हमारे इतिहास को 3 कालों में बांटा। प्राचीन इतिहास काल में अपन किसका अध्ययन करते हैं? याद रखना प्राचीन इतिहास काल में हमारे जो पूर्वज है, और हमारे पूर्वज कौन थे? आदि मानव। तो आदि मानव के विकास की प्रक्रिया का अध्ययन जो अपन करते हैं वो कौन से काल में करेंगे? प्राचीन इतिहास काल में। प्राचीन इतिहास काल तो बहुत बड़ा है, लेकिन हमारे सिलेबस में प्राचीन इतिहास काल में केवल मात्र 2 सभ्यताएं हैं। भाई प्राचीन इतिहास काल में अध्ययन करते हैं अपन आदि मानव का। किसका अध्ययन करेंगे? आदि मानव। और आदि मानव के विकास की प्रक्रिया का अध्ययन किसमें करेंगे? प्राचीन इतिहास काल। याद रखना मानव पहले असभ्य बर्बर था। न तो वो एक जगह रहना जानता था, न कृषि कार्य करना जानता था, न पशुपालन करना जानता था। लेकिन जब वही मानव एक जगह मकान बनाकर रहना सीख गया, कृषि कार्य करना सीख गया, पशुपालन करना सीख गया,
इसका मतलब एक समय ऐसा आया कि मानव आपका सभ्य हो गया। क्या हो गया? और उस सभ्य से बनी हमारी सभ्यताएं। तो इस प्राचीन इतिहास काल में हमारे सिलेबस के अंदर क्या है? सभ्यताओं का अध्ययन करेंगे। और याद रखना, हमारे राजस्थान में तो बहुत सारी सभ्यताएं हैं, लेकिन सिलेबस बनाने वाले को इस बात का पता था कि ये सिलेबस एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वाले बच्चों के लिए बनाया जा रहा है, तो उनको ज्यादा लोड देने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें राजस्थान के अंदर पूरी सभ्यताएं मत पढ़ाओ, आप केवल कितनी सभ्यताएं पढ़ाओ? 2। तो याद रखना, प्राचीन इतिहास काल में आपकी सभ्यताएं हैं, और सभ्यताओं में भी कितनी सभ्यता आपके पास? कितनी सभ्यताएं हैं? एक का नाम है आहड़, और यह आहड़ सभ्यता जो है, यह आहड़ सभ्यता कहां है? उदयपुर में है। कहां पर है? आहड़ सभ्यता उदयपुर में है। और एक आपके सिलेबस में सभ्यता है कालीबंगा, और कालीबंगा सभ्यता कहां है? तो कालीबंगा सभ्यता कहां पर हो जाएगी? आपके हनुमानगढ़ के अंदर। कहां पर हो जाएगी? हनुमानगढ़। तो हमारे सिलेबस के अंदर 2 सभ्यता है केवल, मात्र मात्र मात्र। और इस दोनों सभ्यताओं को कौन से काल में पढ़ने वाले हैं? इसके बाद में आता है हमारे पास में मध्यकालीन इतिहास। और जो ये मध्यकालीन इतिहास है, इस मध्यकालीन इतिहास में अपन अध्ययन करेंगे आपके राजवंशों का। किसका? राजवंश। और एक अपन अध्ययन कर लेते हैं आपके विदेशी आक्रमणकारी। किसका? विदेशी आक्रमणकारी। जितने भी भारत के अंदर विदेशी आक्रमणकारी आए, उन्होंने दिल्ली को अपना केंद्र बनाया है। किसको? और दिल्ली पर जो आए हैं, उन्होंने राजस्थान में राजाओं से युद्ध लड़ा। इन दोनों का अध्ययन अपन किसमें करते हैं? मध्यकालीन इतिहास में। तो मध्यकालीन इतिहास में हम राजवंशों का अध्ययन करते हैं। और हमारे राजस्थान में तो बहुत सारे राजवंश हैं, लेकिन जब वो सिलेबस बनाने वाला जब सिलेबस बना रहा था, तो उसको इस बात का पता था कि ये सिलेबस किसके लिए बन रहा है? सुपरवाइजर वालों के लिए। तो उन्होंने कहा इनको रियायत दो, पूरे राजवंशों का अध्ययन करवाने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर उन्होंने क्या कह दिया कि इनको अध्ययन करवाओ, एक तो आपका मेवाड़ वाला, मेवाड़ के राजवंश। नंबर 2, इनको अध्ययन करवाओ आपके मारवाड़ के राजवंश। इनको अध्ययन करवाओ आपके बीकानेर का राजवंश। और इनको अध्ययन करवा दो आपके आमेर का राजवंश। कौन सा? आमेर का राजवंश। उन्होंने कहा इनको गुर्जर प्रतिहार पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। भाई 12th पास वालों का एग्जाम है, लोड क्यों दे रहे हो? तो गुर्जर प्रतिहार को हटा दिया, अजमेर के चौहान, जालोर के चौहान, रणथंभौर के चौहान को हटा दिया। लेकिन जब वो आगे बढ़ रहे थे, उनको फिर याद आया ये सिलेबस तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वालों के लिए है, इनको मेवाड़ भी पूरा मत पढ़ाओ। इनमें मेवाड़ के अंदर कुछ राजा दे दो इनको, जो इनका सिलेक्शन एक बार में हो जाए। तो सभ्यता 2 ही है, तो 2 ही पढ़ाएंगे। बागुर से आगे तो क्वेश्चन डिलीट हुआ, वो डिलीट मानना पड़ेगा। हाँ, तो बागुर से मिले थे पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य। अब वो क्वेश्चन के ऊपर रीट लगाते तो वो हटना चाहिए था, और हटा भी होगा बाद के अंदर, क्योंकि वो आपके सिलेबस के अंदर नहीं है। तो ये छोटी मोटी लाइनें तो लिखवा देंगे कहां पर मिला था, है ना? सिलेबस के आधार पर ही तो पढ़ेंगे हम। सिलेबस से इधर उधर तो नहीं हो सकता ना कोई इंसान। या तो पावर होना चाहिए था बच्चों के अंदर, लगाते जाते हाई कोर्ट के अंदर और ढंग से पैरवी करते, पर जाए कौन? सब ये वेट करते रहते कि कोई ना कोई लगा देगा। सबको एक जगह होना पड़ता है। भारतीय संविधान के अंदर लिखा हुआ है आपकी ताकत है ये, आपको बोलने की आजादी दी गई है। सिलेबस से बाहर किसी क्वेश्चन पूछ लिया तो हो ही नहीं सकता आज। हाँ हाँ, तो फिर कोई नहीं ध्यान देगा अगर ज्यादा, लेकिन सिलेबस का ही मामला है मेन। अब मेरी बात सुनो, इस मध्यकालीन इतिहास में राजवंशों का अध्ययन करेंगे। राजवंशों के अंदर भी आपके राजा फिक्स कर दिए हैं कि मेवाड़ में आपको पढ़ना है महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा और एक आपके महाराणा प्रताप। ये 3 आपके सिलेबस के राजा है, ध्यान रखना, मेवाड़ में। और अगर हम बात करें आपके मारवाड़, तो मारवाड़ की अगर हम वार्तालाप करें तो मारवाड़ में हमारे सिलेबस के अंदर क्या क्या है? मारवाड़ में देखो मात्र 3 राजा मेवाड़ में है। मतलब आपका तो इतिहास अगर देखा जाए तो कुछ नहीं है। मारवाड़ के अंदर आपके राजा है, एक का नाम है राव जोधा, एक है आपका मालदेव। मालदेव के अलावा आपके सिलेबस में जसवंत सिंह प्रथम, और जसवंत सिंह प्रथम के अलावा वीर दुर्गादास राठौर। वीर दुर्गादास राठौर। और जब वो बीकानेर में आया तो उसने बीकानेर में आपको और रियायत दे दी। उसने कहा बीकानेर में एक ही राजा पढ़ो,
नाम है उसका महाराजा गंगा सिंह, महाराजा गंगा सिंह। फिर उसकी नजर जब आमेर में गई तो उन्होंने कहा आमेर में भी ज्यादा लोड मत दो, दो राजा का अध्ययन करवा दो, मानसिंह प्रथम, और एक हमारे पास में है सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह द्वितीय। तो देखो राजवंशों के अंदर आपके मेवाड़ पढ़ना है, मारवाड़ पढ़ना है, बीकानेर, आमेर। तो मेवाड़ में 3 राजा है, मारवाड़ में आपके 4, हमारे को पढ़ना बीकानेर में तो एक ही है, और आमेर में कितने हैं? 2। समझ में तो आ रहा है ना, मैं पढ़ा थोड़ी रहा हूं, मैं तो सिलेबस बता रहा हूं आपको। और अब बात आ रही है आधुनिक इतिहास काल। तो याद रखना आज वर्तमान में सिलेबस इन तीनों कालों के आधार पर बनाया जाता है, और लगभग कोई सा भी एग्जाम हो, आधुनिक इतिहास तो वो पूरा पूरा करवाता है आपको कि आधुनिक इतिहास तो पूरा पढ़ो आप, कैसे हम स्वतंत्र हुए थे, कैसे हम गुलाम हुए थे, वो सारी जानकारी तो पूरा बच्चों को प्राप्त करवाता हो। तो इस आधुनिक इतिहास काल की शुरुआत होती है ईस्ट इंडिया कंपनी से, और जब ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव हुआ तो यहां पर आपके 1857 की क्रांति हुई। 1857 की क्रांति के बाद फिर अपने को पढ़ना है आपके राजस्थान के अंदर किसान आंदोलन, और किसान आंदोलन के बाद हम बात करेंगे आपके प्रजामंडल आंदोलन। प्रजामंडल आंदोलन के बाद, प्रजामंडल आंदोलन के बाद में अपन जो चर्चा करने वाले हैं वो राजस्थान का एकीकरण। किसकी चर्चा करेंगे? राजस्थान के एकीकरण की। तो ये हमारे सिलेबस में है, समझ में आ रही बात? किसका सिलेबस है ये? हाँ हाँ, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का, जिसकी तैयारी कर रहे हो उतारो इसको। हाँ हाँ, कर्नल जेम्स टोड। चले चले।
चले आगे। ठीक है। चले आगे। तो देखो हमारे सिलेबस में कितनी सभ्यताएं हैं, दो। एक तो कौन सी है, आहड़, और एक आपकी कौन सी है, कालीबंगा। आहड़ कहाँ है, कालीबंगा हनुमानगढ़ के अंदर है। और मध्यकालीन इतिहास में हमारे क्या है, राजवंश है। एक तो मेवाड़ है, मारवाड़ है, बीकानेर है, और एक आपका कौन सा है, आमेर है। मेवाड़ में हमारे पास में तीन राजा है, कुंभा, सांगा और महाराणा प्रताप। मारवाड़ में कौन है, राव जोधा, मालदेव, जसवंत सिंह, वीर दुर्गादास राठौड़। और बीकानेर में महाराजा गंगा सिंह है। आमेर के अंदर अपने को पढ़ना सवाई जय सिंह द्वितीय। तो ये लगभग आप याद कर लोगे कल तक, सिलेबस तो याद कर ही लोगे ना। और इस आधुनिक इतिहास काल में एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी है, 1857 की क्रांति, किसान आंदोलन, सबसे बड़ा पार्ट हमारे पास में आधुनिक इतिहास है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी यही है, मान लो आप आधुनिक इतिहास के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो आज शुरुआत अपन करने वाले हैं। हमारी पहली सभ्यता कौन सी है, आहड़ सभ्यता। ये रही हमारे पास में सभ्यता, का नाम है आहड़। और आहड़ सभ्यता कहां है, आहड़ सभ्यता कहां पर हो जाएगी, हमारे उदयपुर के अंदर है। कहां है आहड़, आहड़ सभ्यता उदयपुर के अंदर है। आहड़ सभ्यता पढ़ने से पहले एक थोड़ी सी बात मैं आपको बता देता हूं। हमारे राजस्थान के अंदर जैसे कोई भी सभ्यता है, सभ्यता का उत्खनन तो आज भी हो रहा है। कहीं ना कहीं खुदाई के अंदर कोई ना कोई चीज हमारे को प्राप्त हो ही रही है। तो कहीं पर भी अगर अपन खुदाई करें और वो चीज हमारे को प्राप्त हो जाए, तो उसके अंदर अपन थोड़ी सी चर्चा ये कर लेते हैं कि राजस्थान राज्य पुरातात्विक अभिलेखागार, आहड़ को बाद में पढ़ेंगे, राज्य पुरातात्विक अभिलेखागार। और राज्य पुरातात्विक अभिलेखागार, इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना 1955 में हुई। और स्थापना के समय इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय स्थापना के समय कहां पर था, स्थापना के समय इसका मुख्यालय आपके जयपुर में था। स्थापना के समय इसका मुख्यालय जयपुर के अंदर। लेकिन वर्तमान में अगर आपसे पूछ ले कि वर्तमान में इसका मुख्यालय कहां है, तो वर्तमान में इसका जो मुख्यालय है, वो वर्तमान में इसका मुख्यालय 1960 के अंदर कहां पर स्थापित कर दिया गया, बीकानेर के अंदर स्थापित कर दिया गया है। कहां पर, तो ये तो आपको याद करना पड़ेगा। राज्य पुरातात्विक अभिलेखागार वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए कहां है, बीकानेर में है। डायरेक्ट अगर आंसर आ जाए राज्य पुरातात्विक अभिलेखागार का मुख्यालय कहां है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बीकानेर में है। और इसका 1955 में इसका मुख्यालय कहां पर स्थापित किया गया है, जयपुर के अंदर स्थापित किया गया। क्लियर, चलो ठीक है। इसके बाद में एक तो हमारे को हर सभ्यता में 2 सन पढ़ने पड़ेंगे।
एक तो कार्बन 14 पद्धति के अनुसार, कार्बन सी 14 पद्धति के अनुसार उस सभ्यता का कालक्रम हमारे को पढ़ना पड़ेगा, और एक हमारे को यह पढ़ना पड़ेगा उस सभ्यता का ईस्वी सन क्या है। मतलब आज हमारे को कोई सभ्यता मिली है, जैसे कोई सभ्यता हमारे को मिली आपके 2025 में, जैसे सभ्यता की खुदाई में कोई हमारे को मिल गया, तांबे का कलश मिल गया, सोने का कलश मिल गया, वो कलश तो हमारे को ईस्वी सन में मिला है। कब मिला है? और लगभग आपके ईस्वी सन के अंदर ही सारा घटनाक्रम चलेगा। लेकिन कोई चीज हमारे को मिली आज है, लेकिन वो कितनी पुरानी है, इसका पता लगाने के लिए कौन सी विधि है? कार्बन 14 पद्धति। तो कार्बन 14 पद्धति के अनुसार हमें पता चलेगा कि यह सभ्यता कितनी पुरानी है। समझ में आ रही है? और वो पता लगाएगा कौन? राज्य पुरातात्विक अभिलेखागार। राज्य पुरातात्विक अभिलेखागार ये पता लगाएगा कि यह सभ्यता कितनी पुरानी है। तो सभ्यता के अंदर हम दो सन देखने वाले हैं, एक तो ईस्वी सन के अनुसार उस सभ्यता की खुदाई कब हुई है या जानकारी कब प्राप्त हुई है, और वो सभ्यता कितनी पुरानी है। समझ में आ रही होगी थोड़ी थोड़ा। अब हम पहली सभ्यता पढ़ेंगे, नाम है उसका आहड़। ये रहा हमारे पास में आहड़ सभ्यता, और आहड़ सभ्यता किधर है? आहड़ सभ्यता उदयपुर में है। आहड़ सभ्यता कहां है? उदयपुर। अच्छा, एक बात और याद रखना, सभ्यता को धातु के आधार पर 3 भागों के अंदर बांटा गया है। कितने आधार पर? धातु के आधार पर। धातु के आधार पर सभ्यताओं को 3 भागों में विभाजित किया गया है। धातु के आधार पर सभ्यताओं को कितने भागों के अंदर विभाजित किया है? 3 भागों के अंदर विभाजित किया गया। नंबर 1, एक तो ताम्रयुगीन सभ्यता, एक हमारे पास में कांस्य युगीन सभ्यता, और एक हमारे पास में है लोह युगीन सभ्यता। लोह युगीन सभ्यता। तो मेरी बात सुनो, धातु के आधार पर सभ्यता को कितने भागों के अंदर बांटा है? अच्छा, राजस्थान के इतिहास का जनक कौन है? राजस्थान के इतिहास का जनक कौन है? कर्नल जेम्स टोड। भारत के इतिहास का जनक आपके आएगा ही नहीं। कर्नल जेम्स टोड को क्या कहते हैं अपन? घोड़े वाले बाबा। अच्छा, इतिहास को कितने कालों के अंदर बांटा है? कौन कौन सा? प्राचीन, मध्य और एक आपका आधुनिक। प्राचीन इतिहास काल में हमारे सिलेबस में कितनी सभ्यताएं हैं? एक तो कौन सी है और एक कौन सी है? कालीबंगा। 2 सभ्यता हमारे सिलेबस में है। इसके अलावा मध्यकालीन इतिहास की अगर हम बात करें तो मध्यकालीन इतिहास में हमारे सिलेबस के अंदर राज प्रमुखों के बारे में अपन पढ़ने वाले राजवंश। हमारे सिलेबस में मेवाड़ है, मारवाड़ है, बीकानेर है और आमेर है। तो मेवाड़ में हमारे सिलेबस में कितने राजा हैं? हाँ तो मेवाड़ में हमारे सिलेबस में कितने राजा? 3। महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप। इसके अलावा मारवाड़ में हमारे सिलेबस के अंदर राव जोधा है। राव जोधा के अलावा मालदेव, मालदेव के अलावा जसवंत सिंह प्रथम, जसवंत सिंह प्रथम के अलावा वीर दुर्गादास राठौड़। बीकानेर में तो केवल एक ही राजा है, और बीकानेर के महाराजा कौन है? गंगा सिंह। इसके अलावा आमेर में भी हमारे पास में 2 राजा है, एक तो मान सिंह और एक आपका सवाई जय सिंह। 2 ही तो राजा है। इसके बाद में अगर अपन बात करना चाहते हैं तो अपन ने अध्ययन किया है कि राजस्थान में राज्य पुरातात्विक अभिलेखागार की प्रारंभिक स्थापना 1955 में कहां पर हुई थी? जयपुर। लेकिन वर्तमान में इसका मुख्यालय कहां है? और सभ्यता को उसका समय हम 2 आधार पर देखेंगे, एक तो कार्बन 14 पद्धति के अनुसार और एक आपका ईस्वी सन के अनुसार। धातु के आधार पर सभ्यताओं को कितने भागों के अंदर विभाजित किया गया है? 3। एक तो ताम्रयुगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता और लोहा युगीन सभ्यता। 3 भागों के अंदर अपन ने सभ्यताओं को विभाजित किया है। तो याद रखना, हमारे सिलेबस में तो 2 ही सभ्यता है। अब वो या तो ताम्रयुग में आ सकती है, या तो दोनों ताम्रयुग में आ जाए, या कोई ताम्रयुग में आएगी, एक कांस्य युग में आएगी, एक लोह युग में आ जाएगी। तो हमारे सिलेबस में जो 2 सभ्यता है,
इनमें से एक सभ्यता जो है आहड़, आहड़ सभ्यता तो कौन से युग की सभ्यता है? ताम्रयुगी की। एक सभ्यता हमारे सिलेबस के अंदर जिसका नाम है कालीबंगा, और कालीबंगा सभ्यता कौन से युग की सभ्यता है? कांस्य युग की सभ्यता। तो हमारे सिलेबस के अंदर दो सभ्यता है, आहड़ और एक आपकी कौन सी है? कालीबंगा। तो ताम्रयुगीन सभ्यता आहड़ है। तो एक क्वेश्चन तो आपको यही पूछ लिया जाएगा कि आहड़ सभ्यता कौन से युग की सभ्यता है? कालीबंगा सभ्यता कौन से युग की सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता। क्लियर? चलो जी, आज हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं आपकी आहड़ सभ्यता। एक तो अपन बात करेंगे आहड़ सभ्यता के उपनाम। आहड़ सभ्यता की नदी, आहड़ सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है? इसके बाद में अपन बात करेंगे आपके खोजकर्ता। खोजकर्ता के अलावा अपन बात करेंगे आपकी विशेषताएं। तो देखो, बात करेंगे आहड़ सभ्यता कहां पर है? उदयपुर में। उपनाम, नदी, खोजकर्ता और विशेषता, दोनों सभ्यताओं को अपन ऐसे ही पढ़ेंगे। अगर मान लो सभ्यता का कोई ना कोई नाम है तो उसके नाम के बारे में पढ़ेंगे। प्राचीन काल में ये सभ्यता का निर्माण करते थे नदियों के किनारे, क्योंकि सभ्यता वासियों को सबसे ज्यादा आवश्यकता होती थी पानी की। कृषि कार्य करने के लिए पानी की आवश्यकता, इसके अलावा कृषि का कार्य करने के लिए पानी की आवश्यकता। तो प्राचीन समय में अगर ये सभ्यताओं का निर्माण करते थे तो किसके किनारे? नदी के किनारे। और कोई सभ्यता को अपन जब पढ़ रहे हैं जब उसका कोई ना कोई खोज करता है, और उसने अगर खोज की है तो उस सभ्यता में हमारे को कोई ना कोई तो उत्खनन सभ्यता के अंदर मिला है। तो वो मिला है, वो अपने को किस में पढ़ना है? विशेषताओं में। और आपकी किस्मत है कि सभ्यता आपके पास कितनी है? तो दो ही में तो अंतर याद करवाना है। नींदे आ रही है पहली क्लास में? तो बताओ, राजस्थान के इतिहास के जनक कौन है? पुस्तक का नाम कल याद करके आना ना, ठीक है? और थोड़ा इधर किसको देखो, बात करेंगे आहड़ सभ्यता के कौन कौन से नाम है। आहड़ सभ्यता को अपन कहते हैं ताम्रवती नगरी। ताम्रवती नगरी कहते हैं, अघाटपुर कहते हैं, धूलकोट की सभ्यता, मृद भांडों की सभ्यता, इसके अलावा गोरे व कोट की सभ्यता। इसके अलावा मृद भांडों की, मृतकों के टीलों की सभ्यता। आहड़ सभ्यता को अपन कहते हैं ताम्रवती नगरी। ये सारे किसके नाम है याद करना पड़ेगा, कोई भी क्वेश्चन आ जाए। ताम्रवती नगरी किसे कहते हैं? आहड़ सभ्यता को ताम्रवती नगरी कहते हैं। कंफ्यूजन के लिए वो एक नाम और डाल सकता है, तो मैं कंफ्यूजन पहले ही लिखवा देता हूं आपको। अगर मान लो आपसे पूछ लिया जाए, यहां से कहीं पर लिंक नहीं हो उस बात का। एक सभ्यता है जिसका नाम है गणेश्वर, और गणेश्वर सभ्यता हमारे को कहां पर मिली है? गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना सीकर में है। कहां पर है? नीम का थाना सीकर में है गणेश्वर सभ्यता। और गणेश्वर सभ्यता, इसे ताम्र युगीन संस्कृति की जननी कहा जाता है। संस्कृति की जननी। तो ताम्रयुगीन संस्कृति की जननी किसे कहेंगे? गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन संस्कृति की जननी कहा जाता है, याद रखना। तो मैंने कहीं पर भी हमारे सिलेबस में जो सभ्यता है इसमें कहीं पर भी ताम्रयुगीन संस्कृति की जननी नाम लिखवाया क्या? नहीं लिखवाया। इसको तो अपन ताम्रवती नगरी कहते हैं, अघाटपुर कहते हैं, धूलकोट कहते हैं, मृतकों के टीलों की सभ्यता कहा जाता है, मृद भांडों की सभ्यता, गोरे व कोट की सभ्यता, और इसे मृतकों के टीलों की सभ्यता भी कहा जाता है। यहां से भी अंदर से क्वेश्चन निकल के आता है कि ये ऑप्शन आपके पास में है, तो आपसे पूछा जाए बताइए आहड़ का प्राचीन नाम क्या था? इनमें से आहड़ का प्राचीन नाम क्या था? तो आहड़ का प्राचीन नाम आपके सामने है। आहड़ का प्राचीन नाम क्या था? ताम्रवती नगरी।
और आहड़ को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता था? आहड़ को स्थानीय भाषा के अंदर क्या कहा जाता था? धूलकोट की सभ्यता। और याद रखना, ये ताम्रयुगीन सभ्यता तो है ही, ताम्रयुग में आ रही है ना, ताम्रयुगीन सभ्यता तो है, लेकिन इसको मृद भांडों की सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा मिट्टी के पात्र या मिट्टी से बने हुए पात्र कौन सी सभ्यता के अंदर मिले हैं? आहड़ सभ्यता में। तो आहड़ सभ्यता को अपन ने क्या नाम दे दिया? मृद भांडों की सभ्यता। इसके अलावा इसे गोरे व कोट की, पटवारी मेंस में आया था कि गोरे व कोट की सभ्यता कौन सी है? आहड़ सभ्यता को गोरे व कोट की सभ्यता कहा गया। क्यों? क्योंकि यहां पर मिट्टी से बने हुए पात्र जिनमें अनाज रखा जाता था, उन्हें क्या कहा गया है? गोरे व कोट। तो गोरे व कोट की सभ्यता कौन सी है? आहड़। आहड़ सभ्यता में अनाज रखने के मृद भांडों को क्या नाम दिया गया है? मृद भांडों का मतलब मिट्टी के पात्र होते हैं। क्या होते हैं? और इस सभ्यता को मृतकों के टीलों की सभ्यता भी कहा जाता है। तो इस सभ्यता को मृतकों के टीलों की सभ्यता क्यों कहा गया? क्योंकि ऐसा माना जाता है आहड़ राजस्थान की एकमात्र ऐसी सभ्यता है जो 8 बार बनी और 8 बार ही उजड़ गई। 8 बार बनी, एक बार बनी फिर उजड़ गई, फिर बनी फिर उजड़ गई, फिर बनी फिर उजड़ गई। तो 8 बार बनी और कितनी बार उजड़ गई? 8 बार। तो इस कारण से सभ्यता को मृतकों की टीलों की सभ्यता कहा जाता है। सारे नाम अभी तो शुरुआत कर रहे हैं, पहली सभ्यता हमारे पास। और पहली सभ्यता कौन सी पढ़ रहे हो? आहड़ कहां है? आहड़ ताम्रयुगीन सभ्यता या कांस्ययुगीन सभ्यता है? ताम्रयुगीन सभ्यता है। और आहड़ सभ्यता का नाम ताम्रवती नगरी कहते हैं, अगाटपुर कहते हैं, दुर्ग कहते हैं, धूलकोट कहते हैं, मृतकों की टीलों की सभ्यता, मृद भांडों की सभ्यता, और बोलो ना, आप इतने हो मैं एक हूं, आपकी आवाज तो बाहर तक जानी चाहिए ना। सभ्यता कौन सी पढ़ रहे हो? राजस्थान के इतिहास का जनक कर्नल जेम्स टोड के कौन से बाबा कहते हैं? घोड़े वाले बाबा के नाम से। इतिहास को कितने कालों के अंदर बांटा है? कौन कौन सा? प्राचीन इतिहास काल, मध्यकालीन इतिहास और प्राचीन इतिहास काल में हमारे सिलेबस में कितनी सभ्यताएं हैं? एक का नाम। और मध्यकालीन इतिहास में हमारे सिलेबस में कितने राजवंश हैं? वेरी गुड। कौन कौन से? मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर और मेवाड़ में कितने राजा हैं? महाराणा, कुंभा और सांगा। वेरी गुड। और महाराणा। इसके अलावा अगर अपन बात करें मेवाड़ के बाद में हमारे सिलेबस में कौन? मालदेव, मारवाड़ है, मारवाड़ में मालदेव राव जोधा और जसवंत सिंह प्रथम, और कौन है? वीर दुर्गादास राठौड़। कोशिश करो यहां ध्यान से सुनो, घर पे जाके 2 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा वो मामला। सभ्यता 2 ही तो है, तो पढ़ लेना 2 को। तो 2 में से 1 पढ़ रहे हैं अपन, आहड़। अब बात करेंगे आहड़ सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है? आयड़। और आयड़ को ही अपन क्या बोलते हैं? भेड़च। फिर अपन बात करेंगे इस सभ्यता की खोजकर्ता। इस सभ्यता के खोजकर्ता है अक्षय कीर्ति व्यास। और अक्षय कीर्ति व्यास ने इस सभ्यता की खोज 1953 ईस्वी में की है। इसकी खोज कब की है? अक्षय कीर्ति व्यास ने इस सभ्यता की खोज 1953 ईस्वी के अंदर की है। इसकी खोज आपके अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा 1953 में की है। खोजकर्ता अक्षय कीर्ति व्यास है। और याद रखना, अक्षय कीर्ति व्यास के निर्देशन में जो उत्खनन करता कौन कौन थे वो भी आपको याद रखना है, क्योंकि हमारे सिलेबस में 2 ही सभ्यता, तो एक एक लाइन तो आपको याद रखना पड़ेगा। और इसके उत्खनन करता आर.सी. अग्रवाल, मतलब रतन चंद्र अग्रवाल। पूरा लिखू क्या? लिख देता हूं, रतन चंद्र अग्रवाल। याद रखना, रतन चंद्र अग्रवाल ने यहां पर उत्खनन का कार्य किया था 1954 से लेकर 56 तक। हर एक लाइन याद करोगे। आर.सी. अग्रवाल, इसके अलावा वी.एन. मिश्र, वी.एन. मिश्र, और इसके अलावा H.D. साकलिया। वी.एन. मिश्र मतलब वीरेंद्र नाथ मिश्र, वीरेंद्र नाथ मिश्र, हसमुख, धीरजलाल साकलिया।
इन दोनों के द्वारा उत्खनन कार्य किया था 1961-62 में। कहां पर कब किया गया? 1961-62। तो बात करेंगे अपन आर सी अग्रवाल, वीएन मिश्र, एच.डी. साकलिया, वीरेंद्र नाथ मिश्र, और एक आपका दोनों ही वही है। इसके अलावा पीसी चक्रवर्ती थे। पीसी चक्रवर्ती है। तो यहां पर आर सी अग्रवाल 1954 से 56, वीएन मिश्र, एच.डी. साकलिया 1961-62, वीरेंद्र नाथ मिश्री हमारे पास में उत्खनन करता हो गए। एक क्वेश्चन आ जाता है, आर सी अग्रवाल ने कौन से टीले पर उत्खनन काम किया था? तो यह आंसर आ जाता आपका धूलकोट पे। इसके आगे लिख देता हूं, धूलकोट स्थान पर उत्खनन। उत्खनन करने वाला कौन है? आर सी अग्रवाल। समझ जाना ना। तो देखो अपन बात कर रहे हैं अभी, तो पहली सभ्यता शुरुआत कर रहे हैं अपन, और पहली सभ्यता का नाम क्या है? आहड़। आहड़ सभ्यता कहां है? आहड़ सभ्यता कहां पर है बच्चों बताओ? उदयपुर के अंदर है। और जो ये आहड़ सभ्यता है इसको अपन ताम्रवती नगरी कहते हैं, अघाटपुर कहते हैं, धूलकोट कहते हैं, मृदमांडू की सभ्यता, गोरेवा कोट की सभ्यता। नाम याद करना पड़ेगा। मृतकों की टीलों की सभ्यता। नदी कौन सी है? आयड़ और बेड़च। खोजकर्ता कौन है? अक्षय कीर्ति व्यास। अक्षय कीर्ति व्यास के निर्देशन में उत्खनन करता कौन? आर सी अग्रवाल, जिसको अपन बोलते हैं रतन चंद्र अग्रवाल, वी एन मिश्र जिसको अपन वीरेंद्र नाथ मिश्र, एच.डी. साकलिया को हंसमुख धीरजलाल साकलिया, और एक हमारे पास में कौन है? पीसी चक्रवर्ती है। अब बात करेंगे अपन इस सभ्यता की। अच्छा, ये तो सारे ईस्वी सन है। इस सभ्यता की खोज ईस्वी सन कब हुई है? बोलो ना। इस सभ्यता की खोज ईस्वी सन कब हुई है? 1953। और ये सारे ईस्वी सन है। लेकिन ये सभ्यता कितनी पुरानी है इसका पता लगाने के लिए एक विधि है, और वो विधि के बारे में मैंने अभी बताया है। कार्बन सी 14 पद्धति। कार्बन सी 14 पद्धति के अनुसार इस सभ्यता का जो कालक्रम रखा गया है वो याद रखना, वो है 2800 ईसा पूर्व से अब इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे, लेकिन एक बार यहां तक उतार लो आप, है ना।
चले दिया आगे। चले भैया, आराम आराम से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। कल याद करके आओगे आप, रोज डेली पढ़ोगे ना, जैसे आज जो चीज पढ़ाई उसको कल याद करके आओगे ना। मैं पूछ लूं कल, दिक्कत थोड़ी है। कल आओगे? कौन कौन आएगा? आना ही है ना। उतारो।
चले आगे। तो देखो, बात कर रहे थे अपन कौन सी सभ्यता के बारे में? आहड़। और आहड़ सभ्यता कहाँ है? उदयपुर के अंदर है। कहां पर है आहड़ सभ्यता? उदयपुर के अंदर। अब देखो, बात करेंगे अपन आहड़ सभ्यता की विशेषताओं के बारे में। अब ये थोड़ा सा याद होना चाहिए, इसके खोजकर्ता कौन है? आहड़ सभ्यता, इसके खोजकर्ता अक्षय कीर्तिवास है। उत्खननकर्ता कौन है? आर.सी. अग्रवाल, वी.एन. मिश्र, एच.डी. साकलिया और एक आपके पी.सी. चक्रवर्ती है। तो आपको यह भी याद होना चाहिए, अक्षय कीर्तिवास ने खोज की 1953 में। 200 सभ्यता है यार, एक तो कालीबंगा और आहड़। कालीबंगा की खोज 1952 में हुई है, इसकी खोज 1953 में हुई है। ऑटोमेटिक याद हो जाएगा अपने को, दिक्कत ही नहीं है। अब आज एक बार वापस देख लो, अपन ने आज के अंदर पढ़ा क्या है। सबसे पहले अपन ने राजस्थान के इतिहास के बारे में बात की है। तो राजस्थान के इतिहास का जनक कौन है? कर्नल जेम्स टोड। बुक का नाम क्या है? द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। और कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि इस कर्नल जेम्स टोड ने घोड़े पर सवार होकर राजस्थान की प्रत्येक रियासत के अंदर भ्रमण किया और एक एक रियासत के अंदर एक एक गांव में जाकर कहते हैं कि इतिहास के बारे में जानकारी ली और अपनी पुस्तक के अंदर लिखा। इस कारण से इनको क्या कहा जाता है? घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में हमारे पास में आ गया, इतिहास को कितने कालों के अंदर बांटा है? एक तो प्राचीन, मध्य और आधुनिक। प्राचीन इतिहास काल में हमारे पूर्वज कौन थे? आदि मानव। और आदि मानव जब सभ्य हुआ, उससे टॉपिक क्या बना? सभ्यताएं। और हमारे सिलेबस में कितनी सभ्यता है? केवल एक का नाम और एक कालीबंगा सभ्यता। आहड़ कहां है? उदयपुर में है। कालीबंगा हनुमानगढ़ के अंदर है। इसके बाद में अपन ने देखा कि हमारे सिलेबस के अंदर राजवंश है, मेवाड़ है, मारवाड़ है, बीकानेर है और आमेर है। मेवाड़ में 3 राजा है, कुंभा, सांगा और महाराणा प्रताप। मारवाड़ के अंदर राव जोधा है, मालदेव है, जसवंत सिंह, वीर दुर्गादास राठौड़ है। बीकानेर के महाराजा कौन है? गंगा सिंह। आमेर के अंदर मान सिंह प्रथम और सवाई जय सिंह द्वितीय है। आधुनिक इतिहास काल के अंदर अगर देखा जाए तो आधुनिक इतिहास काल में अपने को पढ़ना है ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, 1857 की क्रांति, किसान आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन। इसके अलावा एक टॉपिक हमारे और है जिसको अपन बोलेंगे आपके जनजातीय आंदोलन। कौन सा? चले। तो राजस्थान पुरातात्विक अभिलेखागार, इसकी स्थापना कब हुई है? 1955 में। मुख्यालय कहां है इसका? पहले मुख्यालय कहां पर था? जयपुर में। वर्तमान में मुख्यालय कहां है? बीकानेर के अंदर इसका मुख्यालय। स्थापना कब हुई है? 1960 में। याद रखना, कार्बन 14 पद्धति के अनुसार हम कालक्रम देखने वाले सभ्यता का, ईस्वी सन के आधार पर सभ्यता का कालक्रम देखने वाले हैं। धातु के आधार पर सभ्यताओं को कितने भागों के अंदर विभाजित किया है? 3 भागों के अंदर। एक तो ताम्रयुगीन सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता और लोहयुगीन सभ्यता। धातु के आधार पर सभ्यता को कितने भागों के अंदर बांटा है? 3। ताम्रयुगीन, कांस्ययुगीन और लोहयुगीन। ताम्रयुगीन सभ्यता में हमारे पास में कौन सी है? आहड़। कांस्ययुगीन सभ्यता में हमारे पास में कौन सी है? कालीबंगा। लेकिन एक अपवाद है आहड़ में, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना सीकर में है। इसे ताम्रयुगीन संस्कृति की जननी कहते हैं। तो जब भी आहड़ में पूछा जाए कि आहड़ के क्या क्या नाम है, तब आपको गणेश्वर स्पेशल याद रखना। और आज अपन ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया आहड़ सभ्यता को। आहड़ सभ्यता को ताम्रवती नगरी कहते हैं। फिर आपको आ जाए इसमें से, बताओ आहड़ का प्राचीन नाम क्या है? तो आंसर आप क्या दे दोगे? ताम्रवती नगरी। और फिर पूछे आहड़ को स्थानीय भाषा में क्या नाम दिया गया? और आर.सी. अग्रवाल ने कौन से स्थल पर उत्खनन कार्य किया है? धूलकोट नामक स्थान पर। मृद भांडों की सभ्यता कहते हैं इसको, क्योंकि सबसे ज्यादा मिट्टी के पात्र इस सभ्यता में मिले हैं। आगे मैं आपको लिखवाऊंगा कि यहाँ मिट्टी से बने हुए मृद भांड मिले हैं जिनको गोरे व कोट कहा गया है। यहाँ पर मिट्टी से बनी हुई बनासियन, मतलब बेल की आकृति मिली है, जिसको बनासियन बुल कहा गया है। इस कारण से इस सभ्यता को नाम क्या दे दिया गया? पीछे वाले भैया बताएंगे सभ्यता को क्या नाम दे दिया गया? मृद भांडों की सभ्यता। और इसको गोरे व कोट की सभ्यता भी कहा गया है। इसके अलावा इसको मृतकों के टीलों की क्या कहा गया है? सभ्यता कहा गया है। और यह सभ्यता आयड़ और बेड़स नदी के किनारे है।
इसके खोज करता है अक्षय कीर्ति व्यास। अक्षय कीर्ति व्यास ने इस सभ्यता का खोज की है। उत्खनन करने वाले आरसी अग्रवाल है, रतन चंद्र अग्रवाल है, मतलब एक ही है, और इसके अलावा वी.एन. मिश्र, एच.डी. साकलिया। अब बात करने वाले इस सभ्यता की क्या क्या विशेषताएं हैं, मतलब खुदाई के अंदर क्या मिला है। तो इस सभ्यता में हमारे को यहां ताम्र कुल्हाड़ियां मिली है। क्या मिली है? ताम्र कुल्हाड़ियां। सुनो, और यहां के लोग तांबा गलाते थे। तांबा गलाना यहां के लोगों का प्रमुख उद्योग था। यहां के लोग क्या गलाते थे? तांबा गलाते थे। अब जब तांबा गलाते थे तो इस बात का प्रमाण हमारे को इस प्रकार से मिला है। इस बात का जो प्रमाण मिला है वो हमें इस प्रकार से मिला कि लगभग यहां 40 तांबे की भट्टियां मिली है। कौन सी सभ्यता की बात चल रही है ये? आहर। आहर सभ्यता में हमारे को ताम्र कुल्हाड़ियां मिली है। यहां के लोग तांबा गलाते थे। क्या वाकई में गलाते थे? बिल्कुल। और तांबा गलाना यहां के लोगों का क्या था? प्रमुख उद्योग था। और इस बात का प्रमाण हमारे को किससे चला है? भट्टियों से। तो यहां लगभग 40 तांबे की भट्टियां मिली है। नोट करो। ठीक है, तो आज का अध्ययन तो अपन यहीं तक करेंगे, लेकिन कल आप अध्ययन करके आओगे, ठीक है? और कल मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, ठीक है ना? और बिल्कुल पढ़ने वाले हो आप सब। इतिहास वही है जो पहले है, बदलने वाला तो है नहीं। तो राजस्थान की सभ्यताओं में केवल आपकी किस्मत अच्छी की 2 ही सभ्यता है। ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है। आप चाहो तो इसको हर प्रकार से याद कर सकते हो। जैसे ही कोई सभ्यता पढ़ते हैं तो उसको ऑब्जेक्टिव निकालो आप। ऑब्जेक्टिव निकालने के बाद तैयार आपको करना ही। शिवालय का इतिहास बहुत उज्जवल है, सबसे बड़ी बात यह है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।